सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने अपनी पूर्व की कक्षा में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखा था, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी इस श्रृंखला में सम्मिलित हैं तथा उनकी हम विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे। तो बिल्कुल विलंब न करते हुए आज की कक्षा को मैं प्रारंभ करता हूं और आप लोग पूर्ण मनोयोग से प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और उत्तर देने का प्रयत्न करिएगा। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने यह है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको प्रत्येक कथन को ध्यान से पढ़ना है और विचार करके उसका उत्तर निकालना है। तो पहला कथन है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत का होता है, जिसे क्षेत्र पंचायत समिति कहते हैं। दूसरा कथन है, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रश्न में दो कथन हैं, दोनों कथन के आधार पर उत्तर हमको देना है और उत्तर में क्या देना है? उत्तर में ये देना है कि हमें असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन को देखना है कि हमारे इस कथन में असत्य कौन से हैं, सत्य को नहीं देखना है। तो पहला विकल्प आपके सामने जो है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि यह विकल्प बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए, जिसमें पंचायत के त्रिस्तरीय मॉडल को रखा गया है और यह मॉडल बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो इस स्तर में पहला स्तर जो है वह है ग्राम और दूसरा स्तर है क्षेत्र पंचायत। पहला हो गया ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, दूसरा हो गया क्षेत्र पंचायत और तीसरा है जिला पंचायत। तो 3 स्तर हो गए आपके सामने। और इसका प्रावधान कहाँ पे है? तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में है और ये संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद जोड़ा गया है। जैसा कि विदित है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जो 1992 में हुआ। उसी के माध्यम से भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची तथा भाग 9 जोड़ा गया और इस संशोधन के माध्यम से कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। 243 से लेके 243 ओ तक कुल 16 हैं। आप लोग इसका काउंट घर पे बैठकर आराम से करते रहिएगा। और यह जो संशोधन है वह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि संशोधन तो 92 में हुआ था लेकिन लागू हुआ था 93 में। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर जो मध्य का स्तर है वह क्षेत्र पंचायत है, यह सत्य बात है। और दूसरा विकल्प है कि संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर ही राज्यों ने पंचायती राज से संबंध अपने कानून अलग अलग बनाए हैं या बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य जो कि अपने पंचायती राज कानून में महिलाओं के आरक्षण संबंधी 50% आरक्षण की व्यवस्था की है, जबकि भारत के संविधान में महिलाओं के आरक्षण हेतु 1/3 भाग जो है आरक्षण के रूप में रखा गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो है पंचायती संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो दूसरा विकल्प भी बिल्कुल सत्य है, पहला भी बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमें सत्य नहीं बताना है, असत्य बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका होगा वह डी विकल्प होगा कि ना तो एक असत्य है ना 2 असत्य है, सभी सत्य हैं, इसलिए कोई भी असत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गाँव या एक से ज़्यादा गाँव शामिल हो सकते हैं।
दूसरा कथन है, गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, ग्राम सभा का निर्माण जो है, ग्राम सभा में उपस्थित 18 वर्ष पूर्ण कर चुके तथा मतदाता सूची में जिनका नाम सूचीबद्ध है, वह मतदाता मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। और एक ग्राम सभा में एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। तो पहला विकल्प सही है। और गांव का व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वोट देने का अधिकार हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन प्रश्न में फिर से वही असत्य पूछा गया है, और इस बारीकी को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि सत्य और असत्य इसका बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अधिकतर समय यही होता है कि हम लोग पढ़ने की जल्दबाजी में प्रश्न का उत्तर गलत जो है चयनित कराते हैं। इसलिए प्रश्नों को बहुत बारीकी से और पूर्ण मनोयोग से पढ़ना होता है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। ना तो एक सही है, ना तो एक गलत है, ना ही दूसरा गलत है, दोनों ही सही विकल्प और कथन हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? अभी मैंने बताया, सभी वयस्क मिलकर एक ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए, वयस्क उनको कहा जाता है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों और उनका मतदाता सूची में नाम सूचीबद्ध हो। अब मैं यहाँ एक बहुत ही बारीकी और सरलता से जानने योग्य बातें हैं कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम क्या ये अलग अलग हैं या सब एक ही हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ग्राम वे होते हैं जहाँ ग्रामीण बस्ती हो तथा जो है कस्बे से छोटे होते हैं और ग्रामीण जनजीवन जहाँ पाया जाता है। तो ग्राम वो होते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत वह होती है जिसमें ग्राम सभा जो है अपने निर्वाचित सदस्यों को भेजती है और वह सदस्य मिलकर एक जो है ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। यह ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई होती है और तथा यह ग्राम सभा के कार्यों को संचालित करती है। अब तीसरा बिंदु है, ग्राम सभा क्या होता है भाई? तो ग्राम सभा होता है जिसमें 18 वर्ष के आयु के या उससे ऊपर के लोग शामिल हों और वे मतदाता सूची में सूचीबद्ध हों। ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करना ग्राम सभा का कार्य होता है। अब बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जान ही चुके होंगे क्या है। उत्तर है ग्राम सभा, बिल्कुल सटीक उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या हैं? इस प्रश्न का जो है आपको उत्तर देना है। तो पहला जो है विकल्प है, घरों व बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है स्थानीय मेले जिसमें ग्राम पंचायत कर लगा सकती है और वसूली कर सकती है। बाज़ार जो छोटे मोटे लगते हैं उन पे भी कर लगा सकती है और उनसे वसूली करके अपनी आय को बढ़ा सकती है। और दूसरा विकल्प है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। तो ये भी बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि आपको पता ही है कि सरकारी योजनाएं भी ग्रामीण जीवन में पहुंचाई जाती हैं और आय के स्रोतों में उसके वृद्धि करती हैं। तीसरा विकल्प है कि समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो ये भी बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि किसी ग्राम पंचायत में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ दान या अनुदान दिए जाते हैं और ये सभी ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत हैं और उनके स्रोतों में शामिल हैं। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा डी विकल्प, सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें सभी कथन सत्य हैं और डी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल शासन व्यवस्था में गांव की परती भूमि एवं चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था? तो मुगल कालीन व्यवस्था में विशेष रूप से 4 प्रकार की जो है भूमि का उल्लेख मिलता है। वह कौन कौन से प्रकार हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो पहला प्रकार है पोलज देखा जाता है, जो 1 वर्ष में यानी अर्थात प्रतिवर्ष बोई जाती है। प्रतिवर्ष जिस भूमि पर फसल बोई जाती है उसे पोलज कहते हैं।
दूसरा है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि आज भी प्रचलित है। आप देखते होंगे कि एक वर्ष फसल बो दिया जाता है, उसके अगले वर्ष उसको छोड़ दिया जाता है, फिर अगले वर्ष उसमें फिर कृषि की जाती है। इस तरह प्रतिभूमि एक वर्ष के अंतराल पर बोई जाती है। तीसरी भूमि का उल्लेख मिलता है चच्चर चच्चर भूमि। और चच्चर भूमि को 3 या 4 वर्ष छोड़कर बोया जाता है। चौथी भूमि है आपकी बंजर भूमि। और बंजर भूमि वह भूमि होती है जो 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बोई गई होती है। 5 वर्ष से अधिक समय से जो नहीं बोई गई होती है उसे बंजर भूमि कहते हैं। इस तरह 4 प्रकार के भूमि का उल्लेख मुगल शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए बर्नियर ने जो है कहा है कि मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी कौन होता था? बादशाह होता था। अर्थात मुगल काल में जो है बादशाह ही भूमि का स्वामी होता था, समस्त भूमि का स्वामी होता था। तो इन दोनों भूमि का स्वामी भी कौन होगा? राज्य होगा। और राज्य का मुखिया कौन? बादशाह। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि भू राजस्व प्रशासन की मुख्य इकाई जो कि ग्राम ही थी, वह मुगल काल में बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट विषय के रूप में जानी जाती है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मुगल कालीन में कुछ प्रसिद्ध ग्राम हुए हैं जिनका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है और वह विशेष नाम से संबोधित किए जाते हैं। मुगल काल में कुछ विशेष नाम से संबोधित होने वाले गांव हैं, जैसे असली गांव। एक असली गांव होता था, वह गांव जो बहुत पुराना हो तथा पूर्ण रूप से बसा हुआ हो, पुराने गांव को असली गांव कहा जाता था। दूसरा गांव होता था दाखिली गांव होता था, जो नवनिर्मित गांव है उसे दाखिली बोलते थे, दाखिली गांव। और तीसरा गांव होता था एम्मा ग्राम। एम्मा ग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एम्मा ग्राम कौन से ग्राम होते हैं? वैसे गांव जिन्हें राज्य की तरफ से मुक्त अनुदान यानी बहुत ज़्यादा अनुदान और मुक्त अनुदान दिए जाते थे, उन्हें एम्मा ग्राम कहा जाता था। चौथा ग्राम है रैती ग्राम। रैती ग्राम जो है वह ऐसा ग्राम होता था जो जमींदार होते थे, जमींदारों के क्षेत्र से बाहर आता था, यानी कि जमींदारों के सीमा के अधीन नहीं था, परंतु फिर भी ऐसे ग्राम जो है बादशाह को पेशकश जमींदार के माध्यम से पहुंचाते थे। तो ऐसे ग्राम को रैती ग्राम बोलते हैं। रैती है, ध्यान रखिएगा, रैती है। मेरा स्टाइलस थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से लिखने में समस्या हो रही है। आगे से ध्यान रखेंगे, आप लोग इसको मैनेज करते चलिएगा। अब आगे देखेंगे पाँचवा ग्राम है जमींदारी ग्राम। जमींदारी ग्राम जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, जमींदारों द्वारा नियंत्रित होता था और इन जमींदारों को देशमुख पाटिल तथा नायक कहा जाता था। जमींदारी मनसबदारों के एक अगला प्रकार जो है, तो पांचवा प्रकार क्या हो गया? जमींदारी ग्राम। और अगला जो छठा ग्राम है उसे बोलते हैं जागीरदारी ग्राम। तो जमींदारी ग्राम और जागीरदारी ग्राम, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। और जागीरदारी ग्राम जो होते थे वो क्या होते थे? वो मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दे दिए जाते थे और वो ग्राम से अपना वसूली करके राजस्व को और अपने वेतन का भरण कर लेते थे। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। आप लोग समझ ही चुके होंगे। इस प्रश्न का उत्तर राज्य का नियंत्रण होता था और राज्य का उस पर अधिकार होता था और राज्य को हम बादशाह के अंतर्गत समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। अगला कथन है, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंचायत के नाम से जाना जाता है। तीसरा कथन है, सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं रिकॉर्ड का रखना होता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बहुत ध्यान से देखते हुए सिलेक्ट करेंगे। तो सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। यह बात बिल्कुल ही सत्य है। ग्राम सचिव का जो चयन है या नियुक्ति है वो सरकार द्वारा ही की जाती है और ग्राम सभा का भी सचिव होता है।
ग्राम पंचायत कई वार्डों में होते हैं, बिल्कुल सत्य है, और प्रत्येक वार्ड से अलग अलग प्रतिनिधि चुन के आता है। तीसरा कथन, सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। इस तरह ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है, क्योंकि सचिव जो हैं वह ग्राम पंचायत और सरकार के मध्य की कड़ी होते हैं, जो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाते हैं, उन पर चर्चा करवाते हैं और निर्णय को अपने रिकॉर्ड में सूचीबद्ध करते हैं। इस तरह छठे प्रश्न का उत्तर आपका तीनों विकल्प सत्य हैं, इस तरह सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका एकदम सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान है। तो 11वीं अनुसूची जैसा कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इस सूची को 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और इसमें पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरों का चुनाव किया गया है। 3 स्तर हैं जो कि पूर्व में बता चुका हूँ। तो इसमें बताना है कि पंचायत के तीनों स्तरों पर सभी सीटों के प्रत्यक्ष चुनाव होते थे। क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप लोग देखते हैं तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव ही होते हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य भी ग्राम सभा का जो है वो भी प्रत्यक्ष चुना जाता है, ग्राम प्रधान, और मध्य के क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत के लिए भी प्रत्यक्ष चुने जाते हैं और जिला पंचायत के सदस्य भी प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन माध्यमिक यानी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और जिला पंचायत के प्रमुख ये अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। ये भी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपको पता है ब्लॉक प्रमुख किसके द्वारा चयनित किए जाते हैं या उनका चुनाव होता है तो उसके निर्वाचक मंडल में आपके बीडीसी शामिल होते हैं। बीडीसी के माध्यम से ब्लॉक के प्रमुख का चुनाव होता है तथा जिला पंचायत के प्रमुख का चुनाव जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से होता है। तो इस तरह पंचायत के तीनों स्तरों में जो है सभी सदस्यों का जो है निर्वाचन वो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख, माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और तीसरा जो विकल्प है, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह तीनों विकल्प एकदम सही हैं और इसका उत्तर विकल्प डी होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा ये कि ग्राम सभा का सदस्य कौन माना जाएगा। भाई आपको बताना है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन माना जाएगा। बेहद सरलतम सवाल है, क्योंकि इससे पूर्व ही व्याख्या में मैंने बता दिया है कि ग्राम सभा का निर्माण उसमें रहने वाले 18 साल की आयु पूर्व कर चुके और वे जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके हों तथा उनका निर्वाचक मंडल में नाम हो, अर्थात वो मतदाता हों, वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो सभी विकल्प को ध्यान से पढ़ लीजिए। जो वयस्क हो चुका है वही योग्यता नहीं रखता है। जो 18 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो वह भी जो है ग्राम सभा का सदस्य नहीं माना जाएगा। लेकिन जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और तथा उसका निर्वाचन सूची में नाम हो, अर्थात वो मतदाता हो, तो ग्राम सभा के सदस्य वही लोग माने जाते हैं जो मतदाता हो चुके हों और उसी ग्राम सभा के निवासी हों। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कि जिसका नाम निर्वाचन सूची में हो वही ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। 18 वर्ष आयु पूर्ण कर लेना ही योग्यता नहीं है, वयस्क होना ही योग्यता नहीं है और गांव का निवासी होना ही योग्यता नहीं है। अर्थात किसी के समस्त निवासी ग्राम सभा के सदस्य नहीं समझे जा सकते हैं। इस तरह से 8वें प्रश्न का उत्तर आपका सी हो गया। मैं बता देना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 243 जो कि पंचायतों की परिभाषा करता है और उसी परिभाषा के अंतर्गत इसमें ग्राम सभा के गठन और उसकी रूपरेखा की चर्चा भी करता है, जिसमें ये बताया गया है कि जिसका नाम निर्वाचन सूची में है वह ग्राम सभा का सदस्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, परीक्षा की दृष्टि से भी और देश के ग्रामीण विकास के संबंधों की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इसलिए इसको हम विस्तृत रूप में देखेंगे, लेकिन पहले इस प्रश्न में देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है और इसका उत्तर क्या होगा।
तो इसमें पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि इसमें असत्य कथन का चयन करना है। अब विकल्प को पढ़ते हैं ध्यान से। तो पहला विकल्प है या ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल था। पहला विकल्प है ऊपर से नीचे की ओर विकास मॉडल था। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि जो है विकास को हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे, अप टू डाउन ले जाएंगे। अप टू डाउन का मतलब हुआ कि पिछड़े तबके के क्षेत्रों तक विकास को पहुंचाया जाएगा। तो इसका उद्देश्य यही था। तो इस तरह यह विकल्प बिल्कुल सत्य है। यह विकल्प बिल्कुल सत्य है। तो इसके विपरीत दूसरा विकल्प दिया हुआ है कि यह नीचे से ऊपर की ओर विकास का मॉडल था। तो चूंकि यह बिल्कुल ठीक विपरीत है तो यह कथन सत्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल सत्य है। इस तरह उत्तर तो यही हो जाएगा। लेकिन इसमें अगले विकल्प को भी हम पढ़ लेते हैं। अगला विकल्प है इस कार्यक्रम में स्थानीय संस्थाओं को भागीदार नहीं बनाया गया। यह भी बात बिल्कुल सत्य है। स्थानीय संस्थाओं का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसमें सीधे केंद्र से सहायता प्राप्त होती थी और वह 5 स्तरों पर लागू होती थी। अंतिम विकल्प है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से लागू किया गया। यह भी बात बिल्कुल सही है। अब आइए हम देख लेते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जो हमें याद रखने हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में गांधी जयंती के दिन प्रारंभ किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है जो हर निम्न स्तर के परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ और यह सर्वप्रथम 55 विकास खंडों में लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ग्रामीण परिवेश में मानसिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना, उत्तरदायी नेतृत्व का विकास करना तथा ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण जनजीवन का सर्वांगीण विकास करना इसका उद्देश्य था। और इसमें भारत और अमेरिका ने समझौता किया और अमेरिकी संगठन फोर्ड फाउंडेशन द्वारा इसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। और इसके अंतर्गत चिकित्सा, स्वच्छता, रोजगार, कृषि आदि जैसे मुद्दे को शामिल किया गया था जो कि इसके विषय के रूप में थे। और इसका संचालन मैंने बताया कि 5 स्तर पर होता था। संचालन कब? 5 स्तर तक। ये कौन कौन से स्तर हैं? तो पहला स्तर है केंद्र स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है जिला स्तर और चौथा है खंड स्तर और 5वां है ग्राम स्तर। तो ये 5 स्तर पर इसका संचालन होता था। इसकी क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी जो थी वो सबसे पहले योजना मंत्रालय थी प्रारंभिक समय में। उसके बाद में जो है कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता था। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप समझ चुके होंगे। उत्तर तो मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए अब सीधे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? गुप्त काल में ग्राम सभा को ग्राम ही कहा जाता था। ग्राम और ग्राम को पेठ भी कहा जाता था। लेकिन मध्य भारत में गुप्त काल में ग्राम सभा को पंचमंडली कहा जाता था। इसका उत्तर विकल्प भी होगा। लेकिन मैं गुप्तकालीन प्रशासन और उसका साम्राज्यिक विभाजन मैं बताना चाहूँगा कि गुप्त काल में साम्राज्य कैसे विभाजित था और उसमें कौन कौन सी इकाइयाँ थीं, उसके प्रशासक कौन कौन से थे, यह जानना बेहद ज़रूरी है। तो साम्राज्य जो है, जिसे देश कह सकते हैं, देश, उसका जो प्रशासक होता था वह स्वयं राजा और गुप्तकालीन शासकों अर्थात राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसलिए साम्राज्य या देश का प्रशासक कौन कह सकते हैं? महाराजाधिराज कह सकते हैं या सम्राट कह सकते हैं। महाराजाधिराज, धीराज या सम्राट तथा सम्राट। और इसके जो निचले की इकाई थी, जैसे वर्तमान का राज्य या प्रांत उसके रूप में थी, उसे बोलते थे भुक्ति। और भुक्ति के प्रशासक को सर्वप्रथम तो महाराज ही कहते थे। ऊपर हो गए महाराजाधिराज, नीचे हैं महाराज। और ये महाराज कौन थे? महाराज कोई और नहीं था, यही थे राजा के सुपुत्र श्री राजकुमार जी। राजा के सुपुत्र राजकुमार को ही महाराज की उपाधि दी जाती थी और भुक्ति या प्रांत का प्रशासक बनाया जाता था। अगर नहीं होते थे तो कोई अन्य बनता था।
एक बात और ध्यान रखिएगा, भुक्ति के प्रशासकों में आपको उपरिक तथा भोक्ता, उपरिक भुक्ति से भोक्ता याद रखिएगा, और भौगिक भी याद रखिएगा। भौगिक ये नाम भी मिलते हैं। अब प्रांत के नीचे की इकाई को विषय, जो वर्तमान के जिले के समान थी, विषय के रूप में जाना जाता था, और विषय का प्रशासक विषयपति कहलाता था, जो कि मौर्य काल में स्थानिक के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में भी विषय का उल्लेख मिलता है, और लेकिन वहाँ पे उसके प्रशासक का नाम विषयपति नहीं, स्थानिक मिलता है। लेकिन गुप्त काल में विषय का जो प्रशासक था वह विषयपति था, और विषयपति की सहायता हेतु महात्तर नाम का अधिकारी भी नियुक्त होता था, और इस महात्तर के अधीन 2 और अधिकारी होते थे। एक कुलिक होते थे, और या कुलिक शिल्पी होता था, और एक श्रेष्ठी होते थे जो व्यापारियों का प्रमुख होता था। व्यापारी का प्रमुख कौन? श्रेष्ठी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे रेड पेन से, श्रेष्ठी। तो फिर से देखिएगा, विषय के प्रशासक विषयपति थे, और इस विषयपति के जो है सहायता देने हेतु तो महात्तर नियुक्त किए जाते थे, और इस महात्तर के अधीन जो है 2 और अधिकारी होते थे। पहले थे कुलिक, दूसरे थे श्रेष्ठी। और कुलिक जो है शिल्पियों का प्रमुख होता था, और श्रेष्ठी व्यापारी का प्रमुख होता था। तो विषय तक समझ चुके हैं, विषय को जिला लिख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसकी इकाई थी, वो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इकाई थी बीथी, और बीथी वर्तमान के तहसील के समान आप समझ सकते हैं, बीथी या तहसील लिख दें। और इसका प्रमुख महात्तर या विषयपति ही बनाया जाता था। इसका प्रमुख अर्थात प्रशासक महात्तर या विषयपति ही होता था, महात्तर या विषयपति होता था। और अब बीथी के नीचे पेंट था, पेठा नहीं, पेंट। और पेंट को आप ग्राम या गांव के रूप में जानते थे, गांव या ग्राम। और इसका जो प्रशासक होता था वह ग्रामिक या भोजक के रूप में जाना जाता था। यह पेंट एक स्वतंत्र इकाई एवं स्वशासित इकाई थी। इस तरह आप लोगों ने गुप्तकालीन साम्राज्य का विभाजन देख लिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? उसका रिकॉर्ड आपका रखता है ग्राम सचिव। इसका सीधा साधा आंसर है, क्योंकि इससे पूर्व मैंने विस्तृत व्याख्या देख चुका है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इसमें बताने हैं, ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, पहला विकल्प। दूसरा है गाँव में उत्तरदायी एवं क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना। तीसरा विकल्प है ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर एवं परिवर्तनशील बनाना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत चर्चा हो चुकी है हमारी, और इसमें मैं सीधे आंसर बताना चाहूँगा। उपयुक्त सभी इसके सटीक आंसर होंगे, सभी विकल्प सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती हैं? स्थानीय सरकार की बात हो रही है, यानी स्वशासित इकाइयाँ, और जिसमें आप जो है पंचायत को शामिल कर सकते हैं, नगर पंचायत को शामिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि स्थानीय स्वशासित इकाइयाँ या स्थानीय सरकार आपके राज्य सूची के विषय हैं, तो राज्य सरकार से शक्तियाँ बिल्कुल प्राप्त करेंगे। और दूसरा, इनका जो है संवैधानिक आधार है, तो जो है संविधान द्वारा भी ये शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त करेंगे। केंद्र सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं है, चूँकि ये राज्य सूची के विषय हैं। इसलिए राज्य का कर्तव्य है उनको अधिकार और शक्तियाँ देना, और इन राज्यों ने अपने अपने कानून के द्वारा इनको शक्तियाँ और अधिकार दिए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी विकल्प। 1 व 4 सही है, ये दोनों बिल्कुल गलत उत्तर हैं। 1, 4 कथन बिल्कुल सत्य है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में लागू किया गया था? 55 विकास खंडों में लागू किया गया था। इसका उत्तर सीधा ये हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या था और ये किस उद्देश्य से भारत में क्या उद्देश्य लेकर इसको लागू किया गया और यह किस चीज़ के प्रयोग के रूप में देखा जाता है? तो जैसा कि हर कोई पढ़ चुका होगा कि स्थानीय स्वशासन की जो उद्देश्य या उसका प्रयोग था वह सिर्फ कुछ और नहीं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का था। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण यानी केंद्रीकरण ना हो, वो निचले स्तर तक, स्थानीय स्तर तक पहुँचे, इसका उद्देश्य यह था और यही इसका प्रयोग भी था। तो 15 का बी आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो विकल्प पढ़िए। पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी। दूसरा विकल्प है त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण। तीसरा विकल्प है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तीसरा अंतिम विकल्प है पंचायती राज संस्था की करारोपण की अनिवार्य शक्तियाँ। तो इस प्रश्न का उत्तर बताने से पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में मोरारजी सरकार द्वारा 1977 में किया गया, 78 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने सिर्फ द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया था, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत दो थी। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शामिल करने का सुझाव दिया, जिसमें कौन कौन सी थी? जिला परिषद थी, जिला परिषद और मंडल पंचायत। 2 स्तरीय हो गया, तो ये विकल्प बिल्कुल गलत है। और इस समिति ने पंचायत में जो है राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी को भी माना था, तो यह सत्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यह भी बात सत्य है। और पंचायती राज संस्था की करारोपण की अनिवार्य शक्ति, यह भी सुझाव इस समिति द्वारा दिया गया था। और इस समिति के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वह यह है कि यही एक समिति थी जो सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार अर्थात संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की थी। यह पहली समिति और पहली बार जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी। तो अशोक मेहता समिति को ध्यान रखिएगा। 70 में इसका गठन, 78 में रिपोर्ट दिया इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया और यह पहली समिति थी जिसने पहली बार पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही। और इसी समिति ने जनसंख्या के आधार पर SC तथा ST को आरक्षण देने की बात कही और इसी समिति ने कराधान की अनिवार्य शक्ति पंचायती राज संस्थाओं के पास हो, यह बात भी कही। इस तरह से इस प्रश्न का विस्तृत व्याख्या था। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है, यह बिल्कुल सत्य है। 21 वर्ष की आयु का गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। यह बात आपको थोड़ा सा अटपटी लग रही होगी, गलत है, क्योंकि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका वह युवा जो निर्वाचन सूची में जिसका नाम दर्ज हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करती हैं, सत्य कथन है। ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है, बिल्कुल सत्य है। और इससे पूर्व भी इसको विघटित किया जा सकता है, यह भी सत्य है। विघटित होती भी जाती है, कभी प्राकृतिक कारणों से, कभी किसी अन्य कारणों से विघटित किया जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको विकल्प बी होगा, क्योंकि यह सत्य बताना था और यह कथन बिल्कुल असत्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इनमें से आप ध्यान से पढ़िए। पहली समिति का नाम दिया गया संथानम समिति, दूसरी है
GVK राव समिति, तीसरी है अशोक मेहता समिति और अंतिम है LM सिंघवी समिति अर्थात लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तो इसमें ये संथानम जो समिति थी, ये भ्रष्टाचार निवारक समिति के रूप में 1962 में इसको गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष संथानम थे तथा इसमें 4 अन्य सदस्य भी शामिल किए गए थे। इसका कार्य जो था वह विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने का उपाय बताना था। और जो GVK राव समिति थी या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी, जिसका गठन 1985 में किया गया था। और इस समिति ने कहा था कि पंचायती राज संस्थाएं बिना जड़ के घास हैं। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ के घास बताया, तो वह समिति है GVK राव समिति। बिना जड़ के घास, बिना जड़ के, यानी पंचायती राज संस्थाओं को आधारहीन बता दिया था, बिना जड़ के घास, कि ये संस्थाएं हैं तो लेकिन इनको आधार नहीं है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान भी नहीं थे उस टाइम, इसलिए कहा है। और तीसरी जो अशोक मेहता समिति है, उसके बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, 1977 में इसका गठन किया गया था। और अंतिम जो समिति है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इसका जो है गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया और इसका कार्य था कि लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार कैसे किया जाए। तो पुनरुद्धार कैसे करना है, इसके लिए सुझाव इसको देना था। तो यह भी पंचायती राज से संबंधित है। गठन इसका देख लीजिएगा 1986 है। और इसी के सिफारिश पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, जैसे अशोक मेहता समिति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सुझाव इस समिति ने दिया था। उसी प्रकार LM सिंघवी समिति की अनुशंसा पर सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने हेतु भारत सरकार द्वारा 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 1989 में लोकसभा में लाया गया था और नगर पंचायत हेतु 65वां लाया गया था, लेकिन लोकसभा भंग होने के साथ ये विधेयक समाप्त हो गया था। इस तरह सर्वप्रथम विधेयक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने हेतु कब लाया गया, तो 1989 में लाया गया। और 1989 में लाया गया इसी समिति के सिफारिश पर। और कौन कौन सा वो नंबर का बिल था, तो आपको याद रखना है 64वां CAB था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था। और ये नगर पंचायत हेतु 65वां CAB था, 65वां CAB था। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प A बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसमें सभी विकल्प, अन्य विकल्प जो हैं वह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित हैं। और संथानम समिति जो है वो भ्रष्टाचार निवारक समिति के रूप में गठित की गई थी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? नीचे लिखे कथनों में कौन सा ऐसा कथन है जो पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो पहला कथन है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, पहला कथन है। दूसरा कथन है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तीसरा विकल्प है सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, निर्धारित है। किसी पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है, यह भी सत्य बात है, लेकिन ये बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि 74वां संशोधन आपका नगर पंचायत से संबंधित है, नगर पंचायत ना कि पंचायत से। ग्राम पंचायत की बात हो रही है, यहाँ ग्राम पंचायत से संबंधित यह। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर विकल्प B होगा। पहला विकल्प भी सही है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायतों का चुनाव करवाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारे आज का अंतिम प्रश्न और 20 नंबर का प्रश्न है। इसमें देख लीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बहुत समर्थन दिया, ग्रामीण विकास पर बहुत समर्थन दिया, कुटीर उद्योग के विकास पर बहुत अपनी बातें कही। और इन समस्त कारण बने जो भारत में पंचायतों के गठन संबंधी संवैधानिक प्रावधान भी किए गए। ये सब गांधी जी के समर्थन का और उनके उद्देश्य का परिणाम था। तो गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण में के समर्थन का कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो पहला विकल्प है विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है भारत में अतीत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था।
तो क्या ये कारण है? कारण बिल्कुल नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ है, यह बात सत्य तो है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि भारत में अतीत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, यह बात गलत नहीं है, लेकिन गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था, यह उसके लिए सटीक नहीं है। और तीसरा विकल्प है, देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक था, यह बात भी सही है, लेकिन गांधी जी द्वारा जो समर्थित और सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात थी, उसके लिए भी यह कारण नहीं था। तीसरा है, विकेंद्रीकरण से सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है, यह भी कारण नहीं था। बात तो चारों सही हैं, बात यहाँ पे कथन अपने आप में सभी सही हैं, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, परंतु यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा, मैं आपको सीधा बता देना चाहता हूँ, इसका उत्तर होगा विकल्प ए, क्योंकि गांधी जी विकेंद्रीकरण में, लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी देने के पक्षधर थे, और यही इस सत्ता विकेंद्रीकरण के समर्थन का कारण था। तो आज हमने देखा 20 प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को हम आगे ऐसे ही जारी रखेंगे। यह क्लास आप सबको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का मैं पुनः बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ, तथा अब अंत में अपनी कक्षा को विराम करते हुए यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और पढ़ाई पे धैर्यपूर्वक पूर्ण मनोयोग से ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करिए। यही मेरा आज का अंतिम शुभ संदेश है, और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय कृष्णा।